हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 24 फरवरी का करंट अफेयर्स। यह जो करंट अफेयर्स है ये स्पेशली यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और आप इसकी जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है यूपी की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है। जी हाँ, यह यूपी की भी पहली है और नॉर्थ इंडिया की भी पहली सेमीकंडक्टर यूनिट है। तो इसका पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है यह कहाँ पर बन रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो यह बन रही है सेक्टर 28 ईडा में। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यूपी में। जी हाँ, आपसे गौतम बुद्ध नगर भी पूछा जा सकता है, जेवर भी पूछा जा सकता है और ये जो ईडा है ये अथॉरिटी जहाँ पे ये सेक्टर 28 ईडा जहाँ पर ये बन रही है ये भी पूछा जा सकता है। तो तीनों वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन ये इंडिया की पहली नहीं है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया की पहली जो फैब है, सेमीकंडक्टर यूनिट है, वो कहाँ लगी हुई है। तो धौलेरा, गुजरात में। अब ये जो यूनिट है इसको ऑपरेट कौन करेगा। तो एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है, इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें इंडिया का HCL ग्रुप है और ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन। इन दोनों ने मिलकर 60-40 के रेशियो में एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, ज्वाइंट कंपनी बनाई है जो इसको ऑपरेट करेगी। और इसमें 3706 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये 2028 तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका स्ट्रेटेजिक लाभ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो यूपी में चल रही है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आपके मेंस में पूछी जा सकती है। ठीक है, यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी वो इसको बूस्ट कर रही है। इस पॉलिसी में कहा गया है कि 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी का भी मिशन चल रहा है, वो भी सब्सिडी दे रही है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट अलग से 50% सब्सिडी देगी। इसी के साथ जहां पर ये जिस भूमि पर ये स्थापित होगा वहां पर 75% लैंड रिबेट दिया जाएगा। 100% स्टैंप ड्यूटी का एग्जेम्पशन होगा, स्टैंप ड्यूटी नहीं देनी होगी। और पावर सप्लाई होगी 24/7, ताकि इन फैब्स को काम करने के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती रहे। तो ये यूपी की सेमीकंडक्टर पॉलिसी है जो ऐसी फैब्स को यूपी में प्रमोट करती है। तो पहली फैब यूनिट हमारी स्टेब्लिश हो रही है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। इसी के साथ चल रहा है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे मिशन 2.0 इसे 2026 के बजट में बताया गया है। और इस पर फोकस करते हुए कहा है कि जो ये डिकेड है इसे हमें टेकेड बनाना है। मतलब ये जो डिकेड है ये टेक्नोलॉजी से ड्रिवन हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको प्रमोट किया जाए, हम वहाँ पे आत्मनिर्भर हो, मैन्युफैक्चरिंग की जाए। और इसके लिए सरकार जो है स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। यहाँ पे एक सिलिकॉन ट्रायंगल की भी बात की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इलाके सिलिकॉन ट्रायंगल में आते हैं। वैसे तो यहाँ पर यूएस जो मेन सिलिकॉन ट्रायंगल है, जब हम विश्व की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं। यूएस है, चाइना है एंड साउथ कोरिया है। ये तीनों देश मिल के बनाते हैं सिलिकॉन ट्रायंगल। लेकिन उसी को रेप्लिकेट करने के लिए यूपी में, तो यूपी के 3 शहरों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, 3 जगहों के, नॉट पर्टिकुलरली शहर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एंड ईडा, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी। ठीक, तो यहाँ तीनों ये एक तरह का क्लस्टर बनाया जाएगा जो सिलिकॉन या फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो क्वेश्चन बहुत आसान सा बन सकता है कि कहाँ पर बन रही है। तो आप जानते हैं जेवर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है सुआव रिवर। ठीक है, ये जो सुआव रिवर या इसे सुआवन रिवर भी कहा जाता था, तो एनजीटी ने, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार को ऑर्डर दिया है कि इसको रिवाइव किया जाए, रीस्टोर किया जाए। ये है तो रिवर, लेकिन इसे नाले के रूप में मिसक्लासिफाइड किया गया है, ड्रेन के रूप में, क्योंकि बहुत एनक्रोचमेंट, पॉल्यूशन के कारण ये रिवर काफ़ी गंदी हो गई थी और इसे नाले की संज्ञा दी जाने लगी थी। लेकिन एनजीटी ने कहा कि ऐसे किसी रिवर को मिसक्लासिफाइंग करना ठीक नहीं है, ये राइट टू लाइफ का वायलेशन है और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का भी वायलेशन है, क्योंकि पब्लिक आप पर ट्रस्ट कर रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिवर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो बलरामपुर से सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एनजीटी ने ये भी सुझाया है कि आप संत सीचावल मॉडल को अपना सकते हैं। ऐसा मॉडल ये पंजाब में चलता है, जिसमें कम्युनिटी को साथ लेकर जो नदियां हैं उनको साफ किया गया। तो एनजीटी ने सुझाया है, बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है वो इस मॉडल को अपनाती है या नहीं अपनाती है। अगर हम ज्योग्राफी देखें स्वाव रिवर की, तो ये जो है राप्ती रिवर, राप्ती नदी की ट्रिब्यूटरी है और 120 किलोमीटर बहती है राप्ती नदी में मिलने से पहले। तो राप्ती नदी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जो इसकी पेरेंट रिवर है। महाभारत रेंज से निकलती है नेपाल में, रुकुमकोट, ठीक है, नाम ध्यान रखना है आपको। राप्ती जो है वो घाघरा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मतलब लेफ्ट साइड से आके घाघरा को ज्वाइन कर देती है और घाघरा गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जो हमारा गोरखपुर है, जहाँ के हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, वो इसी राप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। गोरखपुर का सौरो कही जाती है राप्ती नदी, तो ये भी आपका एक फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें से एरावती नदी कहा गया है और ये बरहाज नामक जगह पर राप्ती घाघरा नदी से मिल जाती है देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो इस पर किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत आसान क्वेश्चन बन सकता है इस पे कि जो सुआव रिवर है कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। तो आंसर बहुत आसान है, हमने पढ़ लिया है, बलरामपुर एंड सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सोंडोला, ठीक है। भारत का पहला कास्ट फ्री विलेज बन गया है सोंडाला, आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। आज के ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सीधे क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। तो जो सोंडाला है कहाँ पर, तो महाराष्ट्र में अहिल्यानगर, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। इसे पहले अहमदनगर नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये अहिल्यानगर बन गया है। तो वहाँ की जो सोंडाला की जो ग्राम सभा है उसने 5 फरवरी को ये प्लेज ली थी कि अब हम सभी तरह के जो कास्ट डिस्टिंक्शन है उसको अवॉइड करेंगे, उन्हें ख़त्म करेंगे, और एक प्रस्ताव सा पास किया गया। उनका मोटो है आमची जात मानव, कि हमारी जो जाति है वो मानवता है, हमारी कास्ट जो है ह्यूमैनिटी है, ठीक है। इसके और क्या मायने हैं, इसके मायने हैं कि अब क्या होगा उस गांव में जो पब्लिक है, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उस तक सबकी पहुंच होगी, जैसे स्कूल, टेम्पल्स, वाटर बॉडीज़, वहाँ पर सभी लोगों की पहुंच होगी, वो किसी भी जाति धर्म से संबंधित हो। एक बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है, इसे आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। प्रोएक्टिव गवर्नेंस का मॉडल है कि जो कास्ट बेस्ड डेरोगेटरी कमेंट्स किए जाते हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर, आपने देखे होंगे, उनको भी मॉनिटर किया जाएगा और उनको ऐसा अगर कोई कमेंट शेयर है तो उसको डाउन किया जाएगा समय रहते, ताकि इस तरह का जो विवाद है समाज में, तनाव है, वो नहीं बढ़े, ठीक है। इसी के साथ एक जो वहाँ का सिविल सोसाइटी ग्रुप है वो 5 फरवरी को कह रहा है कि हमें इसे इंटरनेशनल कास्ट फ्री डे के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन 5 फरवरी को इस प्रस्ताव पर साइन हुए थे और सोंडाला जो है वो पहला कास्ट फ्री गाँव बना था। जो सोंडाला है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार उसने कोई सोशल रिफॉर्म में कोई कदम उठाया, इससे पहले भी वो काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसे उसने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया है और जो जैसे जो कर्स वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं गांव में, तो उसको भी प्रोहिबिट किया है कि उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और वहाँ का जो समाज है, वहाँ के जो लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल की फ़िलॉसफी से गाइड होते हैं। वो कहते हैं कि हम प्रियम्बल के जो आइडियल हैं, प्रस्तावना के आइडियल, समानता, बंधुता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसको अपने आदर्श मानते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है हमारे एक गाँव ने, आपको उसका नाम ध्यान रखना है। और इवन आप अगर मान लीजिए प्रीलिम्स में नहीं भी आता तो आप सोसाइटी में, मेंस में इसको एज एन एग्जाम्पल यूज़ करके आ सकते हैं। तो इससे हमारा क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोंडाला विलेज है वो कहाँ पर स्थित है। जैसे पहला हमने कास्ट फ्री विलेज बनाया है, बहुत आसान सा आंसर अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल आरोग्य फेयर लगा है 2026 का, लगने वाला है एक्चुअली 25, कल से शुरू हो रहा है ये, 25 से 28 फरवरी तक लगेगा। तो ये लग रहा है शेगांव, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। तो आपको ध्यान रखना है कौन इसको आयोजित कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है हमारा आयुष मंत्रालय, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्या करेगा, जो इस तरह के जो मेले होते हैं, फेयर्स होते हैं, जैसे उसके नाम में ही है आरोग्य फेयर, तो जो आयुष सिस्टम है, हमारी आयुष सिद्धांत हैं, परंपराएं हैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई,
उनको प्रमोट करेगा। और इवन इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इस बार जोड़ा है कि हम आयुष के सिद्धांतों का पालन करते हुए जो फार्मर्स हैं उनको रोजगार के अवसर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि वो जो है मेडिसिनल प्लांट्स उगा सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, तो उनको भी फार्मर्स को जोड़ के इस बार आयुष मेला लगाया गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि आयुष सिस्टम क्या क्या कवर करता है। तो जैसा कि नाम में ही है आयुष, है ना, तो ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस यहाँ पे दो चीजों को बताता है, सिद्ध एंड सोवारिप्पा। सोवारिप्पा को अभी रिसेंट में कुछ समय पहले इसमें शामिल किया गया है। फिर आता है एच फॉर होम्योपैथी। तो ये सारे जो आयुष सिस्टम है इन सभी सिस्टम्स को कवर करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर के लिए इसमें स्पेशल इनिशिएटिव है, बस इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान रखने का नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आ सकता है। तो क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है कि जो आयुर्वेदिक फार्मिंग प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग का स्पेशल प्रोग्राम है उसका क्या उद्देश्य है। तो आसान सा उद्देश्य है कि जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट करना है। नेक्स्ट एक इनिशिएटिव आपको ध्यान रखना है, 1 GB दीदी इनिशिएटिव। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किसने लॉन्च किया 1 GB दीदी इनिशिएटिव। तो आपको ध्यान रखना है पलामू टाइगर रिजर्व। जी हाँ, तो है क्या ये इनिशिएटिव कि जो विमेन हैं, है ना, महिलाएं हैं, उन महिलाओं को जो वाइल्ड लाइफ है, जीव जंतु हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ठीक है, जो वहाँ की ही महिलाएं हैं, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनको समझते हैं, जानते हैं, उनका व्यवहार समझती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें 18 विमेन को चूज़ किया गया है जो 17 गाँव से हैं, और इसके लिए उन्हें 3,000 रुपये का इंसेंटिव भी मिलेगा। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि पलामू टाइगर रिजर्व है कहाँ पर। तो ये है हमारा झारखंड में। तो सीधे सीधे आपसे बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 1 GB इनिशिएटिव किसका है। तो पलामू का है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये जो 1 GB इनिशिएटिव है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जो लोकल विमेन हैं उनको प्रमोट करना, उनको एम्पावर करना, ताकि वो जंगल जीव आदि का प्रोटेक्शन कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जा रही है। कहाँ पर? गोवा में। जी हाँ, गोवा को आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे ओशन है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आसान होगा। वहाँ पर ओशन की विज्ञान को समझने के लिए पॉलिसी मेकर्स इकट्ठे होंगे, साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे, कोस्टल कम्युनिटीज़, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ के, है ना। तो इस कांग्रेस में वो लोग भाग लेंगे, बातचीत करेंगे, वहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको उठाएंगे, उनके सॉल्यूशंस तलाशेंगे। तो इसके लिए ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो कहाँ पर हो रही है ये? गोवा में है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। तो ये भी देखिए, ये एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई वनडे एग्जाम है उसमें सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ है। तो आप इसे लिंक कर सकते हैं कि गोवा में है, क्योंकि गोवा में जो ओशन कांग्रेस है वो ऑर्गेनाइज हुई थी। 4th एडिशन है, इससे पहले 3 एडिशन हो चुके हैं, विशाखापट्टनम में, कोच्चि में और चेन्नई में। कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है इसे? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जैसा अभी आपको बताया, वो गोवा में ही है ना। इसके अलावा गोवा यूनिवर्सिटी है और नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च। तो ये 2 सेंटर हैं और एक यूनिवर्सिटी है, ये तीनों मिलकर इसको आयोजित करा रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने होस्ट किया है? तो गोवा ने इसे होस्ट किया है। और कभी कभार यूपीपीसीएस ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हाल ही में जो कांग्रेस का एडिशन हुआ वो कौन से नंबर का था, है ना। तो आपको ध्यान रखना है वो हमारा 4th एडिशन। अगला टॉपिक हमें ध्यान रखना है वान आइलैंड रीफ रिस्टोरेशन। ठीक, वान आइलैंड चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से कि पहले तो हमें ध्यान रखना है ये है कहाँ पे, जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है ना। चर्चा में क्यों है वो हम समझेंगे, ताकि हमें एक वान आइलैंड ध्यान रहे, है ना। इसलिए हमें उसकी थोड़ी सी स्टोरी जाननी आवश्यक है। लेकिन एक्चुअली स्टोरी से आपका सीधा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि वान आइलैंड है कहाँ पर। तो वान आइलैंड है गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक, तो हुआ क्या कि यहाँ पर जो वान आइलैंड है वो 20 हेक्टेयर का आइलैंड है। लेकिन धीरे धीरे जब सी लेवल राइज होता है, कोरल ब्लीच होते हैं, कोरल माइनिंग होती है, रीफ डिग्रेड होती रहती है, तो उससे क्या होता है, वान आइलैंड सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है और धीरे धीरे ये करीब 1.5 हेक्टेयर तक पहुंच जाता है।
तब लोगों को चिंता होती है कि अब इसको कैसे रिवाइव किया जाए। तो इसको रिवाइव करना, रीस्टोर करना प्रारंभ किया जाता है और धीरे धीरे ये रीस्टोर होने लगता है। और अब एक स्टडी आई है कि जो इसका रिस्टोरेशन था उससे हमें 61 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि अगर हम नेचर को प्रिजर्व करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, तो हमें इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल रिटर्न मिलते हैं। ना केवल वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, इकोलॉजी के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि आर्थिक रूप से भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर है हमारा मन्नार की खाड़ी में, गल्फ ऑफ मन्नार में वान आइलैंड। ये देखिए, ये तमिलनाडु में ये रामेश्वरम है ना, और ये पाक स्ट्रेट है ना, ऊपर पाक स्ट्रेट, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये इसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो वान आइलैंड है रीफ रिस्टोरेशन के लिए हाल ही में चर्चा में था, कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है गल्फ ऑफ मन्नार में ये है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INS कृष्णा। ये है हमारा देश का पहला फ्लोटिंग क्लासरूम। जी हाँ, अजीब सा लग रहा है ना कि फ्लोटिंग क्लासरूम क्या हो सकता है, तो एक्चुअली ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये है जो नेवी के कैडेट्स हैं है ना, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप है। ऐसे 3 शिप आने हैं, तो उसमें से ये पहला है। किसने बनाया है? लार्सन टुब्रो ने बनाया है। कहाँ पर बनाया है? कटुपल्ली शिपयार्ड में बनाया है, जो कहाँ है? चेन्नई में है। तो इसका नाम जो है वो कृष्णा रिवर पे रखा गया है। जो हमारी कृष्णा नदी है वो गंगा और गोदावरी के बाद, गंगा और गोदावरी 2 सबसे लंबी नदियां हैं भारत की, उनके बाद तीसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए, यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी भी तो लंबी नदियां हैं, गंगा से भी लंबी हैं, लेकिन चूंकि उनका पूरा भाग भारत में नहीं बहता है ना, तो वो जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान चली जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी चाइना से आ रही है। तो क्योंकि वो भारत की लंबी नदियां नहीं है, उनका बहुत सारा पोर्शन जो है कहीं बाहर बह रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे लंबी नदी है गंगा, सेकंड नंबर पे गोदावरी और तीसरे नंबर पे है कृष्णा। तो कृष्णा के नाम पर इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 क्लासरूम्स हैं। ये सब की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी पढ़ लीजिएगा इसे। और यहाँ पर एक शिफ्ट देखा जा रहा है। जो हम अपने कैडेट्स को ट्रेनिंग देते थे तो पहले थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती थी शोर पे है ना, मतलब उन्हें समझा दिया जाता था कि ऐसा होगा तो आपको ऐसा करना है, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल सी ऑपरेशंस की तरफ जा रहे हैं है ना, ताकि वो और ज़्यादा स्किल्ड हो पाएँ। ठीक, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ये शिप केवल कैडेट ट्रेनिंग में यूज़ होगा, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट इन डिज़ास्टर रिलीफ में भी, कि अगर कोई डिज़ास्टर आती है तो वहाँ पे ये मदद के लिए कार्य करेगा। सर्च एंड रेस्क्यू में काम करेगा। ठीक है, अगर किसी डिज़ास्टर में या कोई भी कोई शिप है या कुछ भी XYZ हमें ढूंढना है ना, तो सर्च करना है या रेस्क्यू करना है तो उन ऑपरेशंस में काम आएगा। या फिर जो नॉन कॉम्बैट टाइप के इवैक्यूएशंस हैं, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशंस क्या होते हैं? जो युद्ध से अलग हैं है ना, युद्ध के दौरान इवैक्यूएशन नहीं करेगा, युद्ध से अलग कोई परिस्थिति आ गई है उस समय पे इवैक्यूएट कराना है तो वहाँ पर ये मदद करेगा। तो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि INS कृष्णा क्या है? तो है हमारा ये फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट कैडेट ट्रेनिंग शिप। नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनका नाम ध्यान रखना है आपको, रॉब जेटन। ठीक है, केवल 38 वर्ष के हैं ये रॉब जेटन। इन्होंने और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, यह देश के पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर, मतलब दुनिया को पता है इन्होंने खुद को गे स्वीकार किया हुआ है, तो ये पहले गे प्राइम मिनिस्टर भी हैं और सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो बस हमें इनके पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें नहीं जाना, बस आपको बस इनका नाम ध्यान होना चाहिए। रॉब जेटन नीदरलैंड के हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, 38 वर्ष के हैं, 38 ईयर्स के हैं और देश के पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो यहाँ से बस यही पूछा जाएगा कि रॉब जेटन जो चर्चा में थे कहाँ के हैं? तो नीदरलैंड के। या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि नीदरलैंड के कौन सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, तो वहाँ पे आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट है ऑपरेशन डेमोलिशमेंट। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। हमारे 3rd पेपर इंटरनल सिक्योरिटी में भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके मेंस में भी आ सकता है। ठीक,
तो इंडिया ने एक कैंपेन चलाया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मीन्स नक्सलिज्म, है ना, इसे हम नक्सलिज्म कह सकते हैं, उसके लिए। ठीक, तो इसका काम क्या होगा? इसका मेन काम है आइडियोलॉजी को, जो आइडियोलॉजिकल सिंबल्स हैं उन पे प्रहार करना, उनको टारगेट करना। ठीक, देखिए हथियार आदमी बाद में उठाता है, लेकिन जो मेन चेंज आता है वो पहले आइडियोलॉजी में आता है, और आइडियोलॉजी में चेंज लाने के लिए होते हैं सिंबल्स। वो वहाँ पर कुछ तरह के स्टेच्यूज बनाए जाएंगे, है ना, कुछ मेमोरियल्स बनाए जाएंगे, मॉन्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, जिन्हें देख के वहाँ के जो युवा हैं वो नक्सलिज्म की ओर आकर्षित होते हैं। तो सरकार का मानना है कि हम बाहर लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी हमें लड़नी होगी, और उसके लिए चलाया डेमोलिशमेंट। ऐसे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मेमोरियल्स हैं, उनको टारगेट किया जाएगा, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, ताकि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा, उसको रोका जा सके। तो अभी तक 203 मेमोरियल्स डेमोलिश किए जा चुके हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। दोनों ही नक्सल एक्टिविटी के हब रहे हैं बहुत लंबे समय तक। तो सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में ऑपरेशन डेमोलिशमेंट चर्चा में था, उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य आपको लगेगा कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाना है, तो ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के आइडियोलॉजिकल सिंबल्स को हटाना। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक प्रहार, है ना। देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी लॉन्च हुई है, एंटी टेरर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, जो आतंकवाद रोधी नीति से हमें कहना चाहिए। किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ठीक, इसका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है आपको, प्रहार। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रहार जो है वो 7 पिलर्स पे टिकी है, सॉरी नॉट अटकी है, 7 पिलर्स पे टिकी है। जो ये 7 पिलर्स हैं, PRAHAAR, है ना, ये जो एक्रोनियम है ना, यहाँ से ये 7 पिलर्स डिराइव करती है। P फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब हमें ऐसी आतंकी घटनाओं को होने ही नहीं देना है, हमें हमारे इंटेलिजेंस को, सर्विलांस को इतना मजबूत करना है कि ऐसी घटनाएं होने से पहले ही हमें पता चल जाए। फिर आता है R फॉर रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब फिर भी हमारे अगर रोकने के बावजूद भी ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें स्विफ्ट और प्रोपोर्शनेट एक्शन लेना है, त्वरित लेना है, और उतनी ही मात्रा में लेना है जितना कि हम पे अटैक हुआ था। फिर आता है एग्रीगेट, ये ए से एग्रीगेटिंग। एग्रीगेटिंग मतलब सबको मिला के काम करना, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिट है वो इसके विरुद्ध कार्य करेगी, नहीं, सरकार के जितनी यूनिट्स हैं वो सब मिल के कोऑर्डिनेट करके इसको रोकने के लिए प्रयास करेंगी। फिर आता है H, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मतलब जब हम इसे रोक रहे होंगे, मिटिगेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे, लीगल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई आतंकी है तो उसके मानवाधिकारों का सम्मान ना करें, ऐसा नहीं होगा। आपने देखा है कि जैसे कि कसाब जो मुंबई हमलों का आतंकी था, उसको भी हमने एक फेयर ट्रायल दिया, है ना। तो ये भारत के रूल ऑफ लॉ इमेज को दिखाता है। फिर आता है A, अटीन्यूएटिंग। अटीन्यूएटिंग मीन्स कि जो रेडिकलाइजेशन है ना, जिसकी जो रूट कॉज है उसको काउंटर किया जाएगा। ठीक, जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको काउंटर किया जाएगा। ठीक है। फिर आता है A मीन्स अलाइनिंग। हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेंगे और ग्लोबल ट्रीटीज़ का सम्मान करेंगे और उनको शेप भी देंगे, है ना, मतलब हम उन्हें भी बताएंगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ठीक, और लास्ट है R, प्रहार में आखिरी R, रिकवरी। रिकवरी में आपको ध्यान रखनी है होल ऑफ सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट, मीन्स जो रिलीजियस लीडर्स हैं, NGOs हैं और सिविल सोसाइटी है, उसको इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो सोसाइटी में एक रेजिलियंस बिल्ड किया जा सके। ठीक, इसी के साथ इस पॉलिसी में कुछ थ्रेट्स बताए हैं, कुछ खतरे बताए हैं जिन खतरों का सामना हमारा देश कर रहा है, जिन्हें क्विक रिस्पांस की ज़रूरत है। जैसे टेक्नोलॉजिकल मिसयूज़, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर, पंजाब में ड्रोन, रोबोटिक्स, डार्क वेब आदि का यूज़ किया जा रहा है ड्रग सप्लाई में, है ना। तो इन चीज़ों को रोकना है, ये एक खतरा है। दूसरा खतरा है फाइनेंशियल वॉरफेयर। क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करके टेररिस्ट को फंड किया जा रहा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। फिर है हाइब्रिड थ्रेट, मतलब कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है
वो जुड़ा हुआ है टेररिज्म से। आप ये नहीं कह सकते कि टेररिज्म एक अलग इशू है और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक अलग इशू है। नहीं, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोग हैं ये ही टेररिस्ट को फंडिंग देते हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिड थ्रेट है, दोनों का मिला जुला थ्रेट है। इसके बाद एक टर्म दी है CBRNED रिस्क। ठीक है, ये क्या है? सी से केमिकल, जो केमिकल मटेरियल्स हैं जो हार्मफुल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स, रेडियोलॉजिकल मटेरियल्स, न्यूक्लियर मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स, है ना, और डिजिटल मटेरियल्स, ये सोसाइटी को हार्म कर सकते हैं। और कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाईलाइट किए गए हैं कि उनकी सिक्योरिटी करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होते क्या हैं? देखिए, एक तो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कोई संकट आता है तो पूरा देश रुक जाता है। जैसे पावर ग्रिड, आप सोचिए अगर देश में एक दिन बिजली नहीं आए तो पूरी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। रेलवे, एक दिन रेल ना चले, है ना, तो ये स्पेस एसेट्स, एटॉमिक एनर्जी की जो फैसिलिटीज़ हैं, मतलब वो अगर डिस्टर्ब होती हैं तो उनके जो प्रभाव हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना, उनका खामियाजा देश को बड़ा तरह से चुकाना पड़ सकता है। तो उन इंफ्रास्ट्रक्चर को कहा गया है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा आपको कुछ और बातें भी ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे लीगल और ऑपरेशनल रिफॉर्म की बात कही गई है। तो क्या है ये लीगल रिफॉर्म? मतलब अब जो प्रोसेस होगी उसमें लीगल इंटीग्रेशन किया जाएगा, मतलब लीगल एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया जाएगा। पहले क्या होता है कि FIR होती है, केस दर्ज होता है, और ज़्यादातर मामलों में लूप होल्स रह जाते हैं पुलिस की कार्यवाही में, और कन्विक्शन रेट जो है, जो आरोपी है वो कन्विक्ट नहीं हो पाता और बरी हो जाता है ना, तो कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो अब पहले लेवल से ही FIR जब रजिस्टर हो रही है तब से ही हम लीगल एक्सपर्ट को इसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग, कि मल्टी एजेंसी सेंटर बनाए जाएंगे, ज्वाइंट टास्क फोर्स होगी कि एक एजेंसी को कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो वो दूसरी एजेंसी के साथ शेयर करे। ठीक, एक सा स्ट्रक्चर होगा और ग्लोबल कोलैबोरेशन होगा। हम बाकी देशों के साथ कोलैब करेंगे, इस एक्सट्रेडिशन पे एम्फेसाइज करेंगे। जैसे देखा होगा कि कोई आतंकी जो जिसने भारत में कोई घटना को अंजाम दिया है लेकिन किसी दूसरे देश में छिप के बैठ गया है, तो हम अब उसको एक्सट्रेट कर पाएँ, है ना। ऐसे कुछ लीगल एक्सपर्ट्स को बिठाएंगे जो बताएंगे कि हम किस तरह से उनको एक्सट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काउंटर रेडिकलाइजेशन चलाया जाएगा, सोसाइटी में कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा, रिलीजियस लीडर, NGOs वगैरह को। करेक्शनल रिफॉर्म, मतलब जो प्रिजन में लोग हैं जो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो चुके हैं उनके लिए डी रेडिकलाइजेशन की ड्राइव्स चलाई जाएंगी। ठीक, यूथ को आउटरीच किया जाएगा, उनको कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगाया जाएगा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो उस खाली दिमाग को खाली नहीं रहने देना है, उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों से भर देना है, जैसे कि एजुकेशन वगैरह पे, स्किल पे फोकस किया जाएगा, ताकि जो हमारा यूथ है ना, वो ISIS और अल-कायदा में रिक्रूटमेंट हो तो ना भरे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के फॉर्म निकलें वहाँ पे रिक्रूटमेंट हो तो वो अपने फॉर्म भरे। ठीक है, तो ये यूथ को आउटरीच किया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रहार क्या है? तो बहुत आसान सा है कि हमारी देश की पहली कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म पॉलिसी फ्रेमवर्क है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इसे रिलीज किसने किया है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्रालय ने इसको रिलीज किया है। एक अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति भवन से संबंधित है। वहाँ पर एक स्टैच्यू हुआ करता है एडविन लुटियंस का। ठीक है, जो एडविन लुटियंस हैं उन्होंने राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग डिज़ाइन की थी, तो उनका स्टैचू लगा हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया हाल ही में कि अब उनके स्टैचू को रिप्लेस किया जाएगा सी राजगोपालाचारी के स्टैचू से। जी हाँ, सी राजगोपालाचारी कौन है आपको पता होगा, यह हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल हैं, भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, पहले हेड ऑफ द स्टेट हैं, और यही हमारे देश के आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश का नेतृत्व किया। ठीक, तो उसको सिंबलाइज करने के लिए कि हमारे पहले इंडियन हेड ऑफ स्टेट हैं, उसको सिंबलाइज करने के लिए उनका एक स्टैचू राष्ट्रपति भवन में लगाया जा रहा है।
सी राजगोपालाचारी हैं कौन, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन अगर मैं आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स बताऊं तो मद्रास प्रोविंस से थे। ये हमारे पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। बाल गंगाधर तिलक से इंस्पायर्ड थे। इन्होंने नमक सत्याग्रह, जो विंध्यान्यम नमक सत्याग्रह था, उसमें इन्होंने भाग लिया। बिल्कुल दांडी मार्च की तरह सत्याग्रह था वो भी, ठीक। जो मद्रास प्रोविंस है वहाँ पे इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में सर्व किया 1937 में। जो 35 के एक्ट के इलेक्शंस हुए थे ये मद्रास से वहाँ जीते थे। और आपने हिस्ट्री में ये तो डेफिनेटली ही पढ़ा होगा CR फॉर्मूला, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ठीक। तो उन्होंने अपने एक पैम्फलेट में इस फॉर्मूले को दिया था, पैम्फलेट का नाम था द वे आउट, ठीक। तो उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पाकिस्तान को लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक खड़ा हो गया है, उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लेंगे इन्हें भारत रत्न, जो देश का पहला भारत रत्न था, 3 लोगों को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और सी राजगोपालाचारी। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोटियन का जो स्टेचू है वो किसके स्टेचू से रिप्लेस किया जा रहा है, तो आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बाफ्टा है, ठीक, ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म अवार्ड, ठीक है, इसे बोलते हैं बाफ्टा। तो 2026 के अवार्ड्स में भारत की एक मूवी को अवार्ड मिला है। मणिपुरी लैंग्वेज की मूवी है, आपको लैंग्वेज पता होनी चाहिए। मूवी का नाम है बूंग, ठीक है। तो बूंग को को यह अवार्ड मिला है। तो बूंग पहली इंडियन फिल्म है जिसने बेस्ट चिल्ड्रन ऑफ फैमिली कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है, ठीक। लंदन में ये अवार्ड शो हुआ था। और इस फिल्म को किसने बनाया है, तो एक डेब्यू फिल्म मेकर है, मतलब उनकी पहली फिल्म है ये, ठीक है। डेब्यू मीन्स पहली फिल्म है, लक्ष्मी प्रिया देवी। ये नाम भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक, कौन सी मूवी है, कौन सी लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया देश का जो एक भाग है ना, जो बहुत सेंसिटिव है, ठीक। वहाँ की एक मूवी विश्व मंच पर जाकर एक अवार्ड को लेकर आती है, तो ये देश के लिए बहुत सम्मान की बात है, ठीक है। तो आपको उसका नाम ध्यान रखना है, ठीक। ये 79th अवार्ड था, ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी आप इसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। स्टोरी क्या है कि एक लड़का होता है, छोटा बच्चा होता है, बूंग उसका नाम होता है। उसकी सिंगल मदर होती है, पापा नहीं होते हैं। मदर का नाम होता है मंदाकिनी। तो वो अपने फादर को ढूंढने का प्रयास करता है उस मूवी में, अपने फ्रेंड के साथ। उसका एक बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ मिलके अपने फादर को ढूंढ रहा है वो पूरी मूवी में। तो एक फैमिली शो टाइप का दिखाया गया है, बहुत इमोशंस से भरी हुई मूवी है। तो वहाँ उसको मिला है हमारा ये बाफ्टा अवार्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने इसे डायरेक्ट किया है, तो लक्ष्मी प्रिया देवी ने। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो नमो भारत RRTS। RRTS मीन्स रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जी हाँ, देखिए एक तो होती है मेट्रो ट्रेन, ठीक, और एक होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो से भी तेज स्पीड से चलती है और 2 शहरों को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक RRTS का उद्घाटन किया है PM मोदी ने। और वो RRTS हमारे क्यों काम किया है, क्योंकि वो यूपी के मेरठ को दिल्ली से जोड़ रही है, ठीक है। तो क्योंकि हम यूपी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूपी के किसी इलाके को देश की राजधानी से जोड़ा जा रहा है, वो भी एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साथ, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मेरठ मेट्रो रूट का भी उद्घाटन किया मोदी जी ने। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो कुछ पार्ट रह गया था जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था प्रोजेक्ट। तो कौन सा पार्ट है वो जिसका उद्घाटन किया गया है, तो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिल्ली के सराय काले खां से लेकर न्यू अशोक नगर तक। और एक 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है मेरठ साउथ से मोदीपुरम, यूपी में ही है मोदीपुरम, वहाँ तक। तो इन 2 स्ट्रेचेस का उद्घाटन किया, जहाँ पर चलेंगी नमो भारत ट्रेन। देश की जो हाई स्पीड कहना चाहिए फास्ट, है ना, हाई स्पीड इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिए ये ट्रेन्स चलाई जा रही हैं। और यह जो है सरकार के ट्विन सिटी विजन को, अर्बन मोबिलिटी के लिए ट्विन सिटी विजन को सपोर्ट करती है। अब ये ट्विन सिटी विजन क्या है, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, कि 2 भाई हैं साथ साथ बड़े हो रहे हैं, है ना, जुड़वा, ठीक।
तो ऐसे ही अगर दिल्ली का विकास हुआ है तो दिल्ली से जुड़े हुए जो शहर हैं उसके आसपास के उनका भी विकास होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरठ का है ना, तो दिल्ली के विकास का लाभ मेरठ को भी मिले, उसका भी विकास हो, तो उसे हमने कहा है सरकार ने ट्विन सिटी विजन। इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल है, उनको ध्यान रखना है। टोटल कॉस्ट है 30,274 करोड़, टोटल लेंथ है 82.15 किलोमीटर। इसमें एक एलिवेटेड ट्रैक भी है, वो 70 किलोमीटर का है, और अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड बनेगा एक ट्रैक, वो 12 किलोमीटर का है, ठीक है, और जो ऊपर बन रहा है वो 70 किलोमीटर का है। कौन बना रहा है? तो NCR ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एक कंपनी सरकार की, वो इसको बना रही है, ठीक। ये जो कंपनी है ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है। इन सभी सरकारों ने इसे मिलकर कंपनी को बनाया है। नमो भारत RRTS क्या है? ये हाई स्पीड ट्रेन है, हाई कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा लोगों को लेकर जा सकती है, ठीक, जो बड़े शहरों को कनेक्ट करेगी। कहाँ से? नेशनल कैपिटल रीजन के जो बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ेगी, ठीक। मेट्रो से तेज है, जैसे मेट्रो हर स्टॉप पे रुकती है तो ये सब जगह नहीं रुकेगी, कुछ मेजर स्टॉप्स पर ही रुकेगी, लेकिन फास्ट होगी, ठीक। और डेडिकेटेड कॉरिडोर्स होंगे, उन पे ये काम करेगी। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन इस प्रोजेक्ट को चला रहा है? तो आपको लगेगा कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ही हो सकता है, तो नहीं, इसके लिए एक अलग कंपनी है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक, अंतिम टॉपिक, मिलानो कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, ये समाप्त हो गए हैं, हाल ही में समाप्त हुए हैं। कहाँ हुए थे? इटली में हुए थे। मिलानो कॉर्टिना इटली के 2 शहर हैं, वहाँ पे इनका आयोजन हुआ था। तो इन खेलों में क्या एग्जाम के काम की बात आपको ध्यान रखनी है कि पहला तो सबसे ज़्यादा मेडल किस देश को मिले हैं? तो नाम है नॉर्वे, हाईलाइट होने से रह गया है। मैं PDF में आपके हाईलाइट कर दूंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, नॉर्वे को सबसे ज़्यादा 41 मेडल्स मिले हैं, ठीक है। वहाँ के ही एक एथलीट हैं जोहान्स हॉसफ्लोट क्लेबो, उन्हें 6 गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है। वो ऐसे पहले एथलीट हैं जिन्हें इतने ज़्यादा गोल्ड मेडल्स मिले हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे है US, उसे 12 मेडल्स मिले हैं, 12 गोल्ड मेडल मिले हैं। और US की हॉकी टीम पहली बार गोल्ड जीत कर लाई है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। इसके अलावा इटली का भी ये जो इस साल का प्रदर्शन है अपने होम ओलंपिक में, वो बहुत बेहतर रहा। उसने भी टोटल 30 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। यहाँ पर कुछ एक आध फैक्ट और है कि पूरे जो ओलंपिक है उसकी ड्रोन कैमरा से कवरेज हुई थी, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ था। यूक्रेन के एक एथलीट हैं व्लादिस्लाव हिराकेश, तो उनका वो हेलमेट पर एक मैसेज लेकर आते हैं, तो इसकी वजह से उन्हें हटा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है ओलंपिक से। और जो ब्राज़ील है उसका यहाँ पर खाता खुला है, मींस ब्राज़ील ने विंटर ओलंपिक में अपना पहला मेडल जीता है। इससे पहले विंटर ओलंपिक में ब्राज़ील ने कोई मेडल नहीं जीता था। ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने थे। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किसने इन ओलंपिक को होस्ट किया है? तो इटली ने। किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? तो नॉर्वे ने, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने टोटल 15 टॉपिक डिस्कस किए। हम डेली ऐसे टॉपिक डिस्कस किया करेंगे, पर आपको एक बात सुनिश्चित करनी है कि जब आप आज का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो पिछला करंट अफेयर्स भी समय समय पर रिवाइज करते रहें, ताकि वो फिर कंपाइल नहीं हो जाए, है ना। जब करंट अफेयर्स पर काफ़ी कंपाइल हो जाता है तो बोरिंग हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो और उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।